नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सजीवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। और हर भर्ती की परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, इसके लिए हम आज से एनसीईआरटी के टॉपिकों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज पहला टॉपिक देखिए, आप सेल के बारे में करेंगे, सजीवों की संरचना के बारे में। सबसे पहले प्रत्येक सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी मित्रों? रॉबर्ट हुक ने। टॉपिक है साइटोलॉजी। क्या है मित्रों? साइटोलॉजी। आपको पता होना चाहिए साइटोलॉजी क्या होता है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं मित्रों? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के यानी कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब बात कर रहे हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। पहला प्रश्न आपको याद रखना, साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन याद रखना, भारतीय साइटोलॉजी के जनक। भारतीय साइटोलॉजी के जनक पूछ ले। भारतीय साइटोलॉजी, भारतीय साइटोलॉजी के जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरुण कुमार शर्मा। कौन है मित्रों? अरुण कुमार शर्मा। फिर बात करें अपन मित्रों, बात करें कोशिका की। ये कोशिका क्या होती है? तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है मित्रों? सेल कहलाती है। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की मित्रों? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। सर्वप्रथम इन्हें पादप की छाल के अंदर छोटे खाने देखे, मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ देखे, मधुमक्खी के समान कोष्ठ यानी खाने देखे, इन्हें क्या नाम दिया? कोष्ठ। और कोष्ठ को नाम दे दिया गया सेल्यूला। क्या दिया मित्रों? सेल्यूला। और सेल्यूला से क्या बन गया मित्रों? सेल बन गया। सेल्यूला से क्या बन गया? सेल बन गया। और ये सर्वप्रथम काम किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया मित्रों? रॉबर्ट हुक ने। आप ध्यान रखें, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मृत कोशिका की खोज किसने की है, तो मृत कोशिकाओं की खोज किसने की है मित्रों? रॉबर्ट हुक ने की है। तो ध्यान रखें, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। यही प्रश्न अगर आपसे इस तरह आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है मित्रों? ल्यूवेनहोक ने की है। 1674 में ल्यूवेनहोक। कौन मित्रों? ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की है। किसकी मित्रों? जीवित सेल की। आपसे पूछ ले मृत का, तो मृत का आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे पूछ ले जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो आंसर आएगा ल्यूवेनहोक। तो ध्यान रखें, ल्यूवेनहोक एक प्रकार से जीपीआरएस है। जीपीआरएस यानी जीवाणु की कोशिकाओं के बारे में बताने वाला, प्रोटोजोआ की कोशिकाओं के बारे में बताने वाला, आरबीसी के बारे में बताने वाला, और स्पर्म के बारे में बताने वाला। स्पर्म सेल के बारे में बताया, आरबीसी के बारे में बताया, प्रोटोजोआ के बारे में बताया, जीवाणु की कोशिका के बारे में बताया। इसलिए महान वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? ल्यूवेनहोक को जीपीआरएस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आ जाए प्रश्न, तो ध्यान रखें मित्रों, कोई प्रश्न छूट ना जाए, क्योंकि अब की बार आखिरी बार आपकी तैयारी इतनी दृढ़ होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ध्यान रखें, हम साइटोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक, पढ़ा और ल्यूवेनहोक। रॉबर्ट हुक ने करा मृत कोशिका की खोज, जबकि ल्यूवेनहोक ने करा जीवित कोशिकाओं की खोज। आप देखिए, वे जीव जो है का शरीर एक कोशिका का बना होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोश के जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। बहुकोश के जीव की बात करें तो बहुकोश के जीव कौन से होते हैं मित्रों? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आपको दूसरा जाए कोशिका सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया मित्रों? कोशिका सिद्धांत की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, थियोडोर स्वान और दूसरा नाम था मैथियस स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया? तो किन वैज्ञानिकों ने दिया? स्वान और स्लीडन ने। तो ध्यान रखिए, जो थियोडोर थे, स्वान थे, वो जंतु वैज्ञानिक थे, जबकि स्लीडन कौन से वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे।
आपको ध्यान रखना है ये वैज्ञानिक किस वर्ग से संबंध रखते हैं। यानी बात करें स्लीडन किसके हैं, पादप बॉटनी के, जबकि स्वान कौन से वैज्ञानिक है, जूलॉजी के यानी जंतु वैज्ञानिक है। फिर आगे बात करेंगे मित्रों हम कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत के कौन से तथ्य हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है रिट मेंस के अंदर, राजस्थान पुलिस की भर्ती के अंदर, चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत कौन से बिंदुओं का उल्लेख नहीं करता या करता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कोशिका सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग बाय कोशिका सिद्धांत देखिए प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिका या एक कोशिका से मिलकर बना होता है। फिर कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं यानी मूलभूत इकाई किसकी होती है, कोशिका होती है। कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं होती है। फिर बात करें कोशिका आनुवांशिक इकाई है। ये प्रश्न रीट के अंदर आ चुका है मित्रों, क्योंकि कोशिका अनुवांशिक इकाई है, जबकि आंसर आता है डीएनए अनुवांशिक इकाई है, जीन अनुवांशिक इकाई है, जबकि इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग कोशिका अनुवांशिक इकाई है। तो आपको ध्यान रखें प्रश्न को सोल्व करते समय 4 ऑप्शन के आधार पर यदि डीएनए न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, जीन नहीं दे रखा है, तो आंसर कोशिका ही आएगा, कोशिका अनुवांशिक इकाई है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक कह रही है कोशिका क्या है, एक अनुवांशिक इकाई है, क्योंकि इसमें केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि इसी चीज को हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो वहां आंसर आता है डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल आता है, जीन आता है। जबकि हम अकॉर्डिंग बाय क्लास के अकॉर्डिंग पढ़े 9th क्लास के अकॉर्डिंग, तो कोशिका अनुवांशिक इकाई मानी जाती है, क्योंकि इसके केंद्रक में, ध्यान रखें केंद्रक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल यानी अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक्स मटेरियल पाया जाता है। फिर बात करें देखो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जितने आपने देखो त्वचा पर लग जाती है, कट जाती है, तो नई तो स्किन आती है, नई स्किन कहां से वृद्धि होगा, ये नीचे से जो ग्रोथ होगी पुरानी कोशिकाओं में ग्रोथ होगा, वृद्धि करेगी, तब जाके नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थात है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी ही कोशिकाओं से होता है। बात करें हम देखो मित्रों स्पष्ट के अंदर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिका पाई गई, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसका, और इनके कोशिकाओं के बारे में आप कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब कोशिकाओं को देखते हैं तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। अधिकतर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। क्या मित्रों, एक प्रश्न देखिए, कोशिका को मैं बांटूं 2 भागों में। मैंने कहा कोशिका के 2 प्रकार, एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक और एक हो गया यूकैरियोटिक। तो ध्यान रखिए मित्रों, प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन, आदिम, कम विकसित प्रकार की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता। जबकि बात करें हम यूकैरियोटिक में, यू से होता है यूनिट, यूनिट का अर्थ होता है झिल्ली यानी इकाई झिल्ली पाई जाती है, इकाई झिल्ली या इकाई आवरण पाया जाता है। यहाँ पर यूनिट यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है या आवरण पाया जाता है या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक झिल्ली कोशिका कहलाती है। आज हम उसी की डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। इसका मित्रों यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के चारों तरफ झिल्ली जो पाई जाती है, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं मित्रों, कोशिकांग। कोशिका में 2 प्रकार के लिक्विड या द्रव पाए जाते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और एक जर्मप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। आगे जो सामान्य अधिक मात्रा में देखो, आप यहाँ देखोगे तो यह जो लिक्विड पाया जाता है ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा मित्रों, साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं कोशिका द्रव। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा केंद्रक द्रव। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा मित्रों, केंद्रक द्रव। ये देखिए आप, केंद्रक द्रव। जब केंद्रक द्रव और साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है जीव द्रव्य। क्या बन जाता है मित्रों, जीव द्रव्य।
आपको ध्यान रखना है कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म की बात करें, जब साइटोप्लाज्म के साथ जीव द्रव्य जो केंद्रक का द्रव जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? जीव द्रव्य बन जाता है। क्या बन जाता है? जीव द्रव्य बन जाता है। साइटोप्लाज्म में अनेक संरचनाएं पाई जाती है, ये कोशिकांग कहलाती है। जिसकी बात करें हम, जैसे लाइसोसोम, तारकाय, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, द्रव, चिकनी अंतरिक्ष जालिका, गोल्जी काय, ये सारी संरचनाएं पाई जाती है जिनका हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करी मित्रों हमने कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली जो झिल्ली होगी यहाँ पर, ये झिल्ली क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसका एक प्रश्न आता है मित्रों कि इस पर किस तरह का आवरण पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पर त्रिस्तरीय आवरण होता है, आपको इसका याद रखना है। त्रिस्तरीय आवरण होता है और इसे नाम दिया गया है, यहां पर ध्यान रखिए, पीएलपी का आवरण है। प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणुओं से बनी हुई लेयर पाई जाती है। ये लेयर जो है कोशिका की सुरक्षा करती है। दूसरा ध्यान रखिए, ये चयनात्मक झिल्ली होती है। कौन सी मित्रों? चयनात्मक। अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है, आवश्यक पदार्थ को एब्जॉर्ब करती है, अनावश्यक को बाहर कर देती है। तो ध्यान रखिए, प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, पहला क्वेश्चन। इसकी मोटाई 75 से 110 अंगस्ट्रॉम की होती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ये जीव द्रव की क्या करती है? सुरक्षा करती है। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में क्या देती है? निश्चित आकार देती है। प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, आने वाली भर्तियों में अधिकतर प्रश्न सब एनसीईआरटी से आ रहे हैं, इसलिए आपको और बुक की तुलना में आपको एनसीईआरटी का अध्ययन अच्छी तरह करना चाहिए। हर लाइन से आपको प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए यही कोशिश रहेगी हमारी कि एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, चयनात्मक होती है, जंतु कोशिकाओं में क्या देती है? आकार देती है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये जंतु कोशिका की बात करिए, हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है मित्रों? सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है मित्रों? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की और पॉलीसेकेराइड की। कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जा सकता है? आपका ऑप्शन आ जाए तो ध्यान रखिए क्या क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड होते हैं। जबकि बात करें मित्रों कवक के अंदर, इसके अंदर मित्रों कवक की, कवक के अंदर बात करें तो वहां पर सेलुलोज के साथ काइटिन की लेयर पाई जाती है। किसकी मित्रों? काइटिन। क्या पाया जाता है मित्रों? काइटिन पाया जाता है कवक के अंदर, तो वहां पर सेलुलोज के साथ काइटिन आ जाएगा। और सामान्य जो पादपों की बात करेंगे तो वहां क्या आएगा? सेलुलोज आ जाता है। क्या मित्रों? सेलुलोज आ जाता है। हम बात कर रहे हैं, देखो जंतुओं में जैसे ये कहते हैं, जंतुओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वैसे इसके अंदर आकार और संरचना देने के लिए, निश्चित आकार देने के लिए पादपों में क्या पाई जाती है मित्रों? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो क्या करती है? सुरक्षा व आकार देती है। जबकि बात करें जंतुओं में तो ध्यान रखें, इसके जंतुओं में क्या होता है? इसका अभाव होता है। यानी जंतुओं में स्ट्रक्चर देने या संरचना देने का, आकार देने का, निश्चित संरचना बनाने का काम कौन करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि यही बात कहा जाए प्लांटों की, तो प्लांटों में कौन करेगा मित्रों? प्लांटों में करेगी सेल वॉल। कौन करेगी मित्रों? सेल वॉल। अब इसके बाद आप टॉपिक देखेंगे मित्रों आज साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे मित्रों? साइटोप्लाज्म। जैसा भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया हमने, जितने भी कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है कोशिका, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली की बात करें और केंद्रक के मध्य जो पदार्थ उपस्थित होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, यहाँ बात की जा रही है, किसकी की जा रही है? साइटोप्लाज्म की। तो मैंने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कहा था कि केंद्रक, ये केंद्रक है कोशिका का और ये कोशिका है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक से पहले जितना भी मेटेरियल है, ये लिक्विड है, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। जबकि इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव, और केंद्रक द्रव और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर, दोनों द्रवों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं मित्रों? प्रोटोप्लाज्म।
प्लाज्म या कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं मित्रों? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। हम बात कर रहे हैं कोशिका द्रव की। केंद्रक के और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव उपस्थित होता है, पदार्थ उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। और ये संरचनाएं क्या कहलाती है? कोशिकांग। जिसे बात करें हमने गोल्जी इकाई की, राइबोसोम की, रिक्तिका की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अंतःप्रदिप जालिका की बात करें, ये सब कहाँ पाई जाती है? ये सारी के सारे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि द्रव में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं या जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सारे कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तरल पदार्थ जो भरा होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में 80% से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। ग्लाइकोजन, जहां भोजन ऊर्जा के रूप में पाया जाएगा। वसा, लिपिड और अन्य पदार्थ कोशिका के अंदर पाए जाए। अब देखिए कोशिकांग, महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पहली लाइन आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। देखो मित्रों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अगर आपको कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक आदिम प्रकार की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो जनरली सामान्य कोशिकांग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ये केवल विकसित प्रकार की कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जैसे यूकेरियोटिक। फिर दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, पावर बैंक के नाम से जाना जाता है। ये भोजन के भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करती है और ऑक्सीकरण करके एनर्जी को एटीपी के रूप में रखती है। कहाँ रखती है? भोजन को, भोज्य पदार्थों को किसके रूप में रखती है मित्रों? हाँ, तो मित्रों हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, बिजली घर कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है किसने दिया? इसकी खोज किसने करी है मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। इससे पहले भी हम ये वीडियो छोटी क्लासों का देख चुके हैं, उसमें भी हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने करी थी, 1880 में की गई। इसे क्या नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंदा ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंदा ने दिया। किसने दिया मित्रों? बेंदा ने दिया। जबकि खोज किसने करी? खोज पूछ ले आपसे, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन आएगा? कोलिकर। कौन आएगा मित्रों? कोलिकर। जबकि नाम किसने दिया है? नाम देने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया बेंदा है। अल्टमान का भी जिक्र होता है, तो ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मित्रों? दोहरी झिल्ली वाला, यानी जिसके चारों तरफ डबल लेयर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ऐसा कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे जिक्र करेंगे हम, देखो ये संरचना देखिए आप, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला आवरण है। यहाँ पर दोहरी झिल्ली का आवरण है। इसको हम इधर देखेंगे स्लाइड में। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? जूते के तलवे के आकार की आंतरिक संरचना, जिसमें उंगली समान उभार पाए जाते हैं। ये उंगली समान उभार क्या कहलाते हैं मित्रों? क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? क्रिस्टी कहलाते हैं। ये प्रश्न आ चुका है, क्रिस्टी किसकी संरचना है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली वाला। दूसरा याद रखना है आपको, इसमें स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये सेमी गवर्नमेंट का है माना जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहलाता है। ध्यान रखिए, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है ये लिक्विड मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? मैट्रिक्स। इसमें स्वयं का डीएनए आरएनए पाया जाता है। उंगली समान क्रिस्टी जो होती है, इस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को एफ कण या ऑक्सीसोम कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं मित्रों? ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक मित्रों, ये बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रश्न आ चुका है, क्रिस्टी वाला। क्रिस्टी किसकी संरचना है? क्रिस्टी पे पाए जाने वाले छोटे छोटे कण जो है क्या कहलाते हैं? ऑक्सीसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? ऑक्सीसोम या एफ कण, F1 कण कहलाते हैं। ये प्रश्न भी याद रखिए आप। इसके अंदर पाए जाने वाला लिक्विड क्या कहलाता है? आघात्री या मैट्रिक्स कहलाता है।
यहाँ देखिए मित्रों, मैट्रिक्स यानी तरल जो लिक्विड पाया जाता है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला लिक्विड मैट्रिक्स, जिसके अंदर 65 से 70% प्रोटीन होता है, 25% फास्फोलिपिड और 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है और साथ में राइबोसोम आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है। भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा को किसमें रूप में रखती है? ये ऑक्सीकरण करती है और ऑक्सीकरण को करके ऊर्जा किसमें रखती है? एटीपी के रूप में। इसके रूप में एटीपी के रूप में, और एटीपी का पूरा नाम क्या है मित्रों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका नाम है? एटीपी का। और ऊर्जा किसके रूप में रहती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित रखता है। ये क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि अंतरिक्ष में कोशिका को ले जाया जाए तो कौन सा कोशिकांग सबसे पहले नष्ट होगा? यदि अंतरिक्ष में कोशिका को ले जाया जाए तो सबसे पहले नष्ट होने वाला कौन सा भाग होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। होने को तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले कौन सा कोशिकांग समाप्त होगा? तो कौन सा आएगा मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? O2 की। और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर चलेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी और सबसे पहले कौन सा कोशिकांग नष्ट हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाएगा। अब टॉपिक पढ़ रहे हैं हम मित्रों, हरित लवक की बात कर रहे हैं, प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सत्याग्रह, पावर हाउस, बिजली घर, पावर बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्रेस्टी याद रखना है, एफ कण याद रखना है, दोहरी झिल्ली वाला याद रखना है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? खोज किसने करी? खोज करी कोलिकर ने, नाम दिया बेंडा ने। और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं मित्रों प्लास्टिड की। किसकी? प्लास्टिड। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? पादपों में। पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न रंगों किसके द्वारा प्रदान होते हैं? वो लवक के द्वारा होता है। लवक को क्या कहते हैं मित्रों? वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं। वर्णकों के आधार पर ही इनके रंग प्रदान किए जाते हैं। जैसा नाम सुन रखा होगा आपने, हरित लवक, वर्णकीय लवक और अवर्णकीय लवक। हरे रंग के हरित क्लोरोफिल के, वर्णकीय लवक जो रंग प्रदान करते हैं फलों को, फूलों को, और अवर्णकीय लवक जिसमें रंग प्रदान होता है, श्वेत रंग का लिक्विड पाया जाता है जो उनमें रंग प्रदान नहीं होता। आप देखिए वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, कौन है वो? हरित लवक। कौन है मित्रों? हरित लवक। हरित लवक को क्या कहते? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, जिसके द्वारा क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिए मित्रों, प्रश्न आ चुका है, आपसे पूछ लिए पादप कोशिका में भोज्य पदार्थ, ऊर्जा, भोज्य पदार्थ ऊर्जा का संग्रह, तो आ जाए तो आंसर आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? स्टार्च और मंड बनता है। क्या बनता है? स्टार्च और मंड बनता है। ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा आंसर? कार्बोहाइड्रेट। संग्रह, भोज्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या बन जाएगा यहाँ पर मित्रों? ध्यान रखना, स्टार्च मंड का रूपांतरण हो जाएगा। पादपों के अंदर स्टार्च और मंड के रूप में संग्रहित रहता है। बात कर रहे हैं अपन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक की भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ध्यान रखें, अंतः झिल्ली से गिरे हुए भीतरी स्थान पर पिट्ठिका, ध्यान रखें स्ट्रोमा। इसका नाम पिट्ठिका की जगह क्या रखा हो? याद, स्ट्रोमा। देखो मित्रों, यह देखो इस तरह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, जिसके चारों तरफ लेयर पाई जाती है। इसमें छोटी छोटी संरचना इस तरह उठी हुई रहती है। संरचनाएं ये इससे जुड़ी होती है, ये इससे जुड़ी होती है। तो यहाँ पर देखो मित्रों क्या बात कर रहे हैं,
आंतरिक झिल्ली भित्ति जो घिरी हुई होती है स्थान होती है क्या कहलाती है? स्ट्रोमा कहलाती है। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र पाया जाता है जिसमें थैलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? थैलेकोइड। थैलेकोइड में सिक्के नुमा संरचना, इस तरह की सिक्के बने होते हैं। थैलेनोइड में इस तरह के सिक्के बने होते हैं। थैलेकोइड कहते हैं झिल्ली तंत्र को। थैलेकोइड को दो प्रकार से विन्यासित करते हैं। एक तस्वीर नुमा समान होता है, थैलेकोइड सिक्के के समान होता है। अब इस व्यवस्था को कहते हैं ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ग्रेना कहते हैं। और जिससे ये जुड़ी होती है आपस में, इससे ये जुड़ी होती है, क्या कहलाती है? इंटरग्रेनम कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? इंटरनम ग्रेनम कहलाती है। आप आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको, थैलेकोइड की झिल्ली और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त में स्ट्रोमा में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये प्रश्न बनने वाला है मित्रों कि हरित लवक के किस भाग में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए पाया जाता है? तो ध्यान रखिए कहाँ पाया जाता है मित्रों? स्ट्रोमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा में। फिर आगे चलेंगे, स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है मित्रों? हरित लवक पाया जाता है। बात करें स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आरएनए और डीएनए पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की संबंधित क्रियाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण संबंधित क्रिया होती है। आप देखिए मित्रों, यहाँ के बाद आपने दो पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ली, हरित लवक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे मित्रों? लाइसोसोम। बहुत इंपोर्टेंट, यानी बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका एबीएम। इसे कहते हैं एबीएम, अति भयंकर मोस्ट, अति भयंकर मोस्ट टॉपिक है आपका लाइसोसोम। यहाँ से भी अनेक भर्तियों में प्रश्न देखने को मिला है। ध्यान रखिए, कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए, कोशिका का परमाणु बम किसे कहते हैं मित्रों? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। ध्यान रखिए, ये प्रश्न आ चुका। दूसरा सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली भी इसे कहते हैं लाइसोसोम को। लयनकारी भी किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की संज्ञा किसे दी गई है? ये कोशिका के सफाई कर्मचारी की संज्ञा का आंसर भी क्या आएगा मित्रों? लाइसोसोम। क्या आएगा? लाइसोसोम। तो ध्यान रखिए, कोशिका का सफाई कर्मचारी, कोशिका का सुसाइड बैग, कोशिका का परमाणु बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं मित्रों? लाइसोसोम को। इसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? अपघटन का। ये जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन करके सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त और मृत कोशिकाओं का अपघटन करता है। ध्यान रखिए, जो जितनी डेड सेल होगी, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होगी, इनका क्या करेगा? अपघटन कर देता है और इसकी झिल्ली स्वयं की इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, इसका इतना ज्यादा दाब बढ़ जाता है, स्वयं की झिल्ली भी फट जाती है। इसीलिए स्वयं की झिल्ली जब फट जाती है, एंजाइम उसको भी पाचन कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जैसे ही इसके अंदर अधिक मात्रा में अपघटन हो जाएगा तो इस स्वयं की झिल्ली भी फट जाती है। स्वयं की झिल्ली के फटने से ये हाइड्रोलाइसिस जो एंजाइम है वो उसका पाचन कर देते हैं। उसका पाचन क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या करते हैं? उनका भी पाचन कर देते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी प्रश्न बहुत देखे गए आने वाले पुराने पेपरों में। इसलिए मित्रों आप लाइसोसोम को ये ध्यान रखें, लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का परमाणु बम कहते हैं। और कोशिका का सफाई कर्मचारी इसे कहा जाता है और कोशिका का सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब टॉपिक पढ़ेंगे हम अंतःप्रदिव्य जालिका। क्या पढ़ेंगे मित्रों? अंतःप्रदिव्य जालिका। अंतःप्रदिव्य जालिका जनरली ईआर के नाम से जानी जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। तो ईआर से आपको देखा गया होगा इसका प्रश्न। अंतःप्रदिव्य जालिका ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। अंतःप्रदिव्य जालिका दो प्रकार की होती है मित्रों, एक होती है खुरदरी
और एक होती है चिकनी। तो ध्यान रखिए मित्रों, यहाँ पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण। राइबोसोम के कण के कारण क्या होती है? खुरदरी होती है। ध्यान रखें, खुरदरी अंतर्वृत्त जालिका, इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ध्यान रखें, तथा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ध्यान रखें मित्रों, जो खुरदरी होगी इस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए क्या करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका मित्रों? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। आगे मित्रों, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करती है? अंतर्वृत्त जालिका, वो भी कौन सी? खुरदरी। और बात करें हम चिकनी अंतर्वृत्त जालिका, ये इस राइबोसोम का अभाव होता है, यानी यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करती, केवल ये वसा और लिपिड के अणुओं का संश्लेषण करती है। ध्यान रखें मित्रों, बात कर रहे हैं अंतःप्रदीप जालिका। अंतःप्रदीप जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी जो होगी उस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, खुरदरी पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जबकि चिकनी अंतःप्रदीप जालिका जो है ये वसा यानी लिपिड की बात करें तो लिपिड का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है? लिपिड का संश्लेषण करती है। यदि प्रश्न डीपली आएगा तो प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि अंतःप्रदीप जालिका का कौन सा भाग लिपिड में बनाने में सहायक होता है और कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो आप ध्यान रखें, खुरदरी जो होगी राइबोसोम, वो तो प्रोटीन संश्लेषण करती है, जबकि चिकनी वाली क्या करती है? वसा का संश्लेषण करती है। अंतःप्रदीप जालिका कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें, ध्यान रखें, कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य परिवहन, ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। अंतःप्रदीप जालिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है मित्रों? ट्रांसपोर्ट। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट या परिवहन का कार्य कौन करता है, तो आंसर आएगा अंतःप्रदीप जालिका यानी ईआर। क्या करता है मित्रों? ईआर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अतिरिक्त गोल्जी काय का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है मित्रों? गोल्जी काय का। तो आपको ध्यान रखना मित्रों कि ईआर के कितने काम हो गए? ईआर के कितने काम हो गए? प्रोटीन संश्लेषण ये कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहा है मित्रों। दूसरी बात करें, लिपिड वसा संश्लेषण कर रहा है। फिर बात करें हमने आगे, ये परिवहन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? परिवहन का कार्य कर रहा है। फिर बात करी हमने किसकी? गोल्जी काय का निर्माण कर रहा है। किसका? गोल्जी बॉडी का निर्माण कर रहा है, गोल्जी काय का। तो आप देखिए मित्रों, ईआर का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन और आ जाए, ये शक्ति गृह है या ऊर्जा का निर्माण कर रहा है? ऊर्जा निर्माण करता है, एटीपी निर्माण करता है। अगर ये आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर कौन कौन से? प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है, वसा संश्लेषण कर रहा है, परिवहन कर रहा है और गोल्जी काय का निर्माण करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है इससे मित्रों, इसलिए आप इसे गहराई से पढ़े। गोल्जी काय का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय का निर्माण ईआर के द्वारा, अंतःप्रदीप जालिका द्वारा होता है। क्योंकि अब बात करें हम मित्रों राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती की, तो लगभग 8-10 पारियों में पेपर होगा और 8-10 पेपर सेट बनेंगे, जो हर पेपर के अंदर ही प्रश्न नए मिल सकते हैं आपको। इसलिए ध्यान रखें, बोर्ड वाला नॉमिनाइजेशन भी करेगा और आपको पूरी तैयारी करके जाना है, क्योंकि आपको नॉमिनाइजेशन का अर्थ पता ही चल गया होगा, जैसे पशु परिचर में चला है कि तपन सूरज की तपना धरती को पड़ता है, तपन सूरज की तपना धरती को पड़ता है, नॉमिनाइजेशन बोर्ड का और भुगतना बेरोजगारों को पड़ता है। आपने देख लिया होगा, छठी पारी की शिफ्टों में 24 नंबर बढ़ चुके हैं और शिफ्टों के नंबर 10-10 नंबर, 5-5 नंबर घटा दिए गए, जिससे इंटेलिजेंट बच्चे, अधिक अंकों वाले बच्चे पीछे हो गए। तो इसलिए मित्रों तैयारी रखो आप बराबर। आप पढ़ रहे हैं हम टॉपिक राइबोसोम। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? राइबोसोम। एक चीज याद रखना मित्रों कि राइबोसोम को कोशिका का ईंधन या इंजन भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और इसकी खोज करी थी क्लार्ड ने। किसने करी मित्रों? क्लार्ड ने। और पेलेट ने इसको राइबोसोम नाम दिया। क्लार्ड ने तो इसकी खोज करी, ध्यान रखें, और पेलेडे ने क्या नाम दिया इसको? राइबोसोम। आपसे पूछा जाता है राइबोसोम नाम किसने दिया? पेलेट। और खोज किसने करी? क्लार्ड ने।
और आपसे पूछा जाता है प्रोटीन संश्लेषण की इकाई या झिल्ली की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री की बात करें तो क्या आता है मित्रों? राइबोसोम। क्या आ जाएगा मित्रों आंसर? राइबोसोम। ये कोशिका का ईंधन की तरह कार्य करती है। राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, कोशिका अंतरिक्ष जालिका में भी पाया जाता है। राइबोसोम के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। ध्यान रखें, आया हुआ क्वेश्चन मित्रों, कौन सा कोशिकांग बिना झिल्ली का होता है? बिना झिल्ली का कोशिकांग ये पेपर में पूछा गया है मित्रों। या झिल्ली रहित, या झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है आंसर? राइबोसोम। कौन सा मित्रों? राइबोसोम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। यहां देखिए राइबोसोम के चारों तरफ ये प्रश्न एनसीईआरटी से उठाया गया था। ये देखिए मित्रों, यहां पर राइबोसोम के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती थी। यहां पर राइबोसोम सब जगह सर्वव्यापी पदार्थ होता है जो कोशिका द्रव में बहुत जगह पाया जाता है। अब बात करें आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S का डिवाइड करें तो 60 और 40 के एस आकार में होते हैं, जबकि वैसे बात करें तो 50 और 30 में रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। थोड़ी देर पहले ही जिक्र करा था, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ये कोशिका में इंजन का कार्य करता है। बात कर रहे हैं मित्रों हम गोल्जी काय की, किसकी? गोल्जी बॉडी की। और गोल्जी बॉडी का निर्माण थोड़ी देर पहले बात करा था, किसके द्वारा होता है? अंतःप्रदिव्य जालिका द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? अंतःप्रदिव्य जालिका द्वारा। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। किसने की थी मित्रों? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज करी और इसका गोल्जी काय का निर्माण किसके द्वारा हुआ मित्रों? गोल्जी काय का निर्माण जो हुआ है अंतःप्रदिव्य जालिका ईआर के द्वारा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गोल्जी काय बनी किसके द्वारा, तो ईआर के द्वारा बनी है। तो ध्यान रखें, केंद्रक के आसपास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के आसपास चपटी नलिका के रूप में पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? रिक्तिका के आसपास, इसके आसपास रिक्तिका पाई जाएगी। ये संरचना क्या कहलाती है? आपकी गोल्जी काय कहलाती है। ये संरचना क्या है? कोशिका में शर्करा प्रोटीन की बात करें हम, पेक्टिन संश्लेषण में स्त्रवण में कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ पर गोल्जी बॉडी की स्त्रवण में, के कोशिका क्या वह भाग जहां स्त्रवण में सहायक होता है या वे ग्रंथियां जो स्त्रवण करती है उनमें किसकी मात्रा ज्यादा पाई गई मित्रों? यहाँ पर गोल्जी काय। यानी कहने का मतलब है कि गोल्जी काय स्त्रवण में सहायक होती है, सिक्रेशन में सहायक होती है। कोई भी रस या हार्मोन का सिक्रेशन कब कराएगा? जब उसमें गोल्जी बॉडी उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो मानी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है ये, देखिए मित्रों सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग ये साधारण। नमस्कार मित्रों, गोल्जी काय पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं तारक काय। सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है तारक काय। ध्यान रखें मित्रों, ये मुख्य जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला अंग है तारक काय। तारक काय जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है मित्रों। ध्यान रखें, यहाँ पर तारक काय सेंट्रोसोम, तारक काय से बहुत प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न, तारक काय कोशिका का प्रचलन अंग, कोशिका का प्रचलन अंग, कोशिका का प्रचलन अंग, कोशिका का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तारक काय। दूसरा, कोशिका में बैलगाड़ी का पहिया, कोशिका में बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया। ध्यान रखें मित्रों, बैलगाड़ी का पहिया किसे कहते हैं? तारक काय को। कोशिका में प्रचलन अंग कौन सा है मित्रों? तारक काय। तारक काय प्रचलन अंग कहलाता है, बैलगाड़ी का पहिया कहलाता है। और ये बात करें तो कोशिका विभाजन में सहायक है। ये लेव असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, ये आगामी भर्तियों में आ सकते हैं दोबारा। तो ध्यान रखें, हम पढ़ रहे हैं तारक काय, और तारक काय केंद्र के आसपास तारेनुमा संरचना में पाया जाता है। तारक काय दो तारक केंद्रों में बटा होता है। तारक काय एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। तारक काय की खोज किसे? वान बेंडेन ने।
तो आपको याद रखना है मित्रों, दो चीजें याद रखिए आप तो सीधा, कोशिका का प्रचलन अंग है, कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में सहायक है, दूसरा कोशिका में बैलगाड़ी का पहिया, और दूसरा विभाजन में सहायक तारकाय। तारकाय की खोज किसने की? वॉन वेंडेन ने की। जंतुओं में तारकाय कोशिका विभाजन में, यह देखिए मित्रों, ये आ गया क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में तारकाय कोशिका विभाजन में सहायक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा मित्रों याद रखिए, शुक्राणु की पूंछ बनाने में, शुक्राणु की स्पर्म की पूंछ, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है मित्रों, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये। आरबीसी शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, तो क्वेश्चन आ चुका है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है मित्रों? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी कौन करता है? तारकाय करता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से? कोशिका का प्रचलन अंग, कोशिका का बैलगाड़ी का पहिया, कोशिका में जो विभाजन में सहायक अंग, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने वाला कोशिका अंग क्या कहलाता है मित्रों? तारकाय। और वॉन वेंडेन ने इसकी खोज की थी। सूक्ष्म जीवों में ये गमन अंगों जिसे कशाभिकाएं, पश्चिमाभिकाएं आदि के रूप में आधार मानता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम प्रचलन अंग कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं मित्रों? प्रचलन अंग के नाम से कहा जाता है, क्योंकि कशाभिकाएं, फेजिला, पश्चिमाभिका, सिलिया, इनके अंदर क्या है? ये गति करने में सहायक होता है। अब बात करें दूसरा कोशिका जिसका नाम है रिक्तिका। रिक्तिका आपको पहले बता चुका हूं मैं, रिक्तिका जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है, जंतु कोशिका में क्या होगी? छोटी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है मित्रों? बड़ी होती है। रिक्तिका क्या होती है? बड़ी होती है। इसीलिए रिक्तिका बड़ी होगी पादप कोशिकाओं में, तो केंद्रक कहां पाया जाता है? परिधि पर। केंद्रक कहां होता है? परिधि पर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पादप कोशिका में केंद्रक कहां पाया जाता है? पादप कोशिका में केंद्रक परिधि पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती है, जो बैलेंस बना देती है। इसी कारण केंद्रक केंद्र में पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए आप, क्या कारण है केंद्रक केंद्र में होता है जंतु में, जबकि पादप कोशिका में परिधि पर होता है। फिर बात करें हम, रिक्तिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, ये बुलबुले समान संरचना, कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बुलबुले समान बबल्स के रूप में जो संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है मित्रों, ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, किसकी झिल्ली है? तो ध्यान रखें, टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली है मित्रों? रिक्तिका की। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली है? रिक्तिका की। यहां से आपको इसी प्रकार का प्रश्न मिल सकता है। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली है? टोनोप्लास्ट रिक्तिका की झिल्ली होती है। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थों और अनुपयोगी पदार्थों का उत्पादन पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिकाओं को स्थिति बनाए रखती है। ध्यान रखें, स्थिति यानी संतुलन बना रही है, यहाँ पर बनाए रखती है। जल व अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है, और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। ये प्रश्न आपको देखो मित्रों, झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। दूसरा, स्थिति दाब को बनाए रखती है। तीसरा, रिक्तिका पादपों में बड़ी होती है। और बात करें एक कोशिकीय जीव में, अमीबा में, तो खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो पोषण का भी कार्य कर रही है, वही क्षेपण का भी कार्य कर रही है। वो बात क्वेश्चन आएगा अमीबा में। कोशिकाओं में अतिरिक्त कोशिका के सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज, परोक्सिसोम भी पाए जाते हैं। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आएगा केंद्रक। केंद्रक ध्यान रखें मित्रों, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग नहीं, अंग है, एक घटक है। कोशिका का सबसे बड़ा क्या है? घटक। इसे कहते हैं न्यूक्लियस को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी मित्रों? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। हम बात करेंगे यहां पर केंद्रक की, तो केंद्रक देखिए आप, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। कैसा होता है मित्रों? सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। यहां पर एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। दूसरे ध्यान रखिए, बात करें
आरबीसी के अंदर बात करें, आरबीसी के अंदर केंद्रकों की संरचना नहीं पाई जाती। आरबीसी के अंदर लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। लाल रक्त कणिका बोले तो आरबीसी। ध्यान रखें मित्रों, ये प्रश्न भी आ चुका है। आरबीसी में, मानव की आरबीसी में, मानव आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा, ऊंट व लामा के रक्त की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिए, प्रश्न आ चुका। ऊंट और लामा के रक्त की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जबकि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनकी परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में, पादप की चालनी कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये प्रश्न याद रखिए आप। फिर आगे देखिए, हम बात करें जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार और मध्य में होता। देखो मित्रों, ये आ गया केंद्रक, केंद्र में मध्य में होता है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है। इसी कारण केंद्रक कहाँ होता है? परिधि पर पाया जाता है। ये प्रश्न आपका बन सकता है कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। देखो, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाएगी, और केंद्रक के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है मित्रों, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। पहली बात, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है ये कहलाता है केंद्रक द्रव। ये कहलाता है केंद्रक द्रव कहलाता है। इसके अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, जो क्या बनाती है बाद में? क्रोमोसोम। क्या बनाती है मित्रों? क्रोमोसोम बनाती है। और इसे ही कहते हैं हम मित्रों गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? गुणसूत्र। आप ध्यान रखिए, केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार संरचना और पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रिका। फोंटाना ने इसकी खोज की थी। यहाँ भी राइबोसोम पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है। ये दोहरी झिल्ली वाला होता है केंद्रक। इसके अंदर धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन जालिका कहलाती है, जो क्रोमोसोम का निर्माण करती है। केंद्रक के चारों तरफ छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मध्य में पदार्थ आदान प्रदान होते हैं। केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव में प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक अम्ल भी है, कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। बनने वाला क्वेश्चन देखिए मित्रों, एक छोटी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रिका। इसकी खोज फोंटाना वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक में भी गोलाकार संरचना पाई जाती है छोटी सी, उसे कहते हैं केंद्रिका, जिसकी खोज फोंटाना ने की है। इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है, पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन जब होगा, ये जालिका धागेनुमा कुंडलित होकर मोटे दिखाई देते हैं। इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं मित्रों? क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिए, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। किस प्रकार के रहते हैं? क्रोमेटिन जालिका के रूप में रहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय, जो कोशिका विभाजन के समय क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। नमस्कार मित्रों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, और इसके बारे में अब आज हम आगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आगामी भर्तियों में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नमस्कार।